इस वीडियो में हम लोग अपाचे हाइव को देखेंगे। अपाचे हाइव एक बिग डेटा इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और ये इस वजह से भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि जो भी लोग रिलेशनल डेटाबेसेस और सीक्वल के साथ काम करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही नेचुरल सा ट्रांजिशन होता है इनटू अ बिग डेटा इकोसिस्टम। तो आइए देखते हैं कि अपाचे आर्किटेक्चर जो है, जो अपाचे हाइव का आर्किटेक्चर है, वो बेसिकली हमें क्या प्रोविजन करता है इन टर्म्स ऑफ अ बिग डेटा इकोसिस्टम। तो जब भी डेटा की बात होती है तो हम लोग स्ट्रक्चर, टेबल्स, उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स, उन टेबल्स के स्ट्रक्चर्स, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो बेसिकली हमें इन टेबल्स को डिफ़ाइन करना, इनके दरमियान के रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करना, इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं और फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके हम लोगों को क्वेरी करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अगर हम लोग उसी चीज़ को ट्रांजिशन ओवर करें तो हमारे पास जो मैप प्रोड्यूस है वो हमारे डेटा को बिग डेटा इकोसिस्टम के अंदर क्वेरी करने में हमें हेल्प करता है। और हाइव जो है वो बिग डेटा इकोसिस्टम के अंदर हम लोगों के पास जो सीक्वल है और जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने और उसको क्वेरी करने में एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ऑन टॉप ऑफ मैप प्रोड्यूस। तो बेसिकली हाइव के होते हुए हम लोगों को मैप प्रोड्यूस के कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वहीं अपनी नॉलेज बेस और वहीं अपनी डेटा एनालिटिक्स की जो हम लोगों ने क्वेरीज लिख रखी हैं अपने रिलेशनल डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर, उनको ट्रांजिशन ओवर कर सकते हैं इनटू अ बिग डेटा इकोसिस्टम। तो एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं कि जो हमारी सीक्वल है और हमारी जो हाइव क्यूएल है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ज़रा पिन पॉइंट करना पड़ेंगी या देखना पड़ेंगी, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग थोड़ी सी अपनी जो हाइव क्यूएल की लिमिटेशंस हैं उनको हाईलाइट करके देखेंगे। तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर सीक्वल और हाइव क्यूएल को कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अपडेट की कमांड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अक्रॉस द टू पैराडाइम्स। अब अगर हम देखें कि सीक्वल क्या मैनेज करता है तो सीक्वल बेसिकली आपका रिलेशनल डेटा मैनेज करता है, जबकि हाइव क्यूएल हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांजैक्शनल डेटा है। सीक्वल डेटाबेसेस आर वेरी वेल नोन फॉर सपोर्टिंग ट्रांजैक्शनल डेटा, जैसे बिलिंग के डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं बिजनेस सिस्टम्स में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। हाइव क्यूएल के अंदर हमारे पास लिमिटेड सपोर्ट है ट्रांजैक्शनल डेटा की। नंबर ऑफ डेटा टाइप्स यूजुअली जो सीक्वल में यूज़ किए जाते हैं वो 5 हैं। हाइव क्यूएल 9 डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं बिल्ट इन सीक्वल के, इसी तरह से बहुत सारे वो फंक्शंस जो हैं वो माइग्रेट किए जा चुके हैं हाइव क्यूएल के अंदर, तो उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मैप प्रोड्यूस को ऑब्वियसली सीक्वल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, लेकिन हाइव क्यूएल क्योंकि मैप प्रोड्यूस की एब्स्ट्रैक्शन है इसीलिए वो मैप प्रोड्यूस को नेटिवली सपोर्ट करता है। सिलेक्ट की कमांड ऑब्वियसली सीक्वल की कॉर्नरस्टोन है तो वो उसको सपोर्ट करता है। हमारे पास सपोर्ट हाइव क्यूएल के अंदर सिलेक्ट की सपोर्ट है विद सॉर्ट बाय क्लॉज फॉर पार्शियल ऑर्डरिंग और लिमिट टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रोज। तो हर चीज़ जो हम लोग सिलेक्ट की कमांड के साथ सीक्वल में कर सकते हैं वो एज इट इज़ सपोर्टेड नहीं है, लेकिन हाइव क्यूएल इज़ इवॉल्विंग क्वाइट क्विकली, तो बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं वो इवेंचुअली दूर हो जाएंगी। सीक्वल के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो सपोर्टेड होते हैं हर तरह के। हाइव क्यूएल के अंदर हमारे पास इनर जॉइंट्स, आउटर जॉइंट्स, सेमी जॉइंट्स, मैप जॉइंट्स और क्रॉस जॉइंट्स सपोर्टेड हैं। हाई सीक्वल जो है वो सब क्वेरी सपोर्ट करता है। काफ़ी कॉमन तरीका है सीक्वल के अंदर डेटा को क्वेरी करने का कि उसके अंदर सब क्वेरीज यूज़ की जाती हैं। हमारे पास हाइव क्यूएल के अंदर हम लोग सब क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं ओनली फ्रॉम, वेयर और हैविंग क्लॉजेस के साथ। लास्टली हमारे पास एक जो काफ़ी मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो व्यूज़ हैं वो एक काफ़ी कॉमन मैकेनिज्म है सीक्वल के अंदर डेटा को प्रेजेंट करने का। टेबल्स के ऊपर व्यूज़ क्रिएट कर लिए जाते हैं, उन व्यूज़ को काफ़ी आसानी से अपडेट भी किया जा सकता है। लेकिन हाइव क्यूएल के अंदर लिमिटेशन ये है कि हम लोग व्यूज़ क्रिएट तो कर सकते हैं लेकिन उनको अपडेट नहीं कर सकते, वो रीड ऑनली होते हैं। तो अगर आपको कोई व्यू चेंज करना है या अपडेट करना है तो आपको पुराने व्यू को या तो डिलीट करना पड़ेगा और नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग हाइव की कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करके देखते हैं। फर्स्ट मेक श्योर कि आपका डॉकर की एप्लीकेशन चल रही हो और ये रनबुक जो है इसमें वो सारी कमांड्स अवेलेबल हैं जो कि हम लोगों को चाहिए। तो एक टर्मिनल खोलते हैं और उसके अंदर हम लोग टाइप करेंगे डॉकर ps -ps। ये हम लोगों के सारे जो डॉकर कंटेनर्स हैं इनको लिस्ट कर देगा।
जिस डॉकर कंटेनर के अंदर हम लोग लॉग इन करना चाहते हैं वो ये लॉस्ट वाला है, जिसका नाम है डॉकर hive_hive server 1। ये वो कंटेनर है जहाँ पर हाइव का सर्वर चल रहा है। तो इन ऑर्डर टू लॉग इन टू दिस कंटेनर, इसके कमांड लाइन टर्मिनल के ऊपर लॉग इन करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे, डॉकर exec -interactive terminal, और उसके बाद बेसिकली डॉकर का नाम, और हम लोग उसके बिन बाइनरी के अंदर उसके अंदर बैश के अंदर लॉग इन करेंगे। तो वंस वी लॉग्ड इन तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट की डायरेक्टरी पर जाता है। तो हम लोग अगर cd स्पेस माइनस डॉट डॉट करेंगे तो हम लोग एक स्पेस ऊपर आ जाएंगे, एक डायरेक्टरी ऊपर आ जाएंगे। अब हम लोग रूट डायरेक्टरी के ऊपर हैं। हम लोग अब रूट डायरेक्टरी पर हैं तो इसको हम लोग ls करके देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं और एक इसमें जो csv फाइल है उसको हम लोग बाद में एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू हाइव वी कनेक्ट टू समथिंग कॉल्ड beeline, और इसके लिए ये कमांड है, इसको आप कॉपी करें और कॉपी करके हम लोग कमांड लाइन के ऊपर जाकर इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हाइव के साथ जो कि लोकल होस्ट के ऊपर 10,000 पोर्ट पे चल रहा है कनेक्ट हो जाएगा यूजिंग अ टूल कॉल्ड beeline। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग हाइव के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो जब आप हाइव के ऊपर कनेक्ट हो जाएं तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली HiveQL, जो कि SQL की तरह की लैंग्वेज है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई अ कमांड कॉल्ड शो डेटाबेसेस। ये जितने भी डेटाबेसेस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इसके ऊपर हाइव के ऊपर इस वक्त मौजूद है, उनकी लिस्ट दे देगा। तो इस वक्त इसमें सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है। तो लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस करने के लिए हम लोग क्रिएट डेटाबेस स्पेस नाम देंगे डेटाबेस का। इस केस में मैंने उसका नाम डेमो रखा है। तो अगर अब मैं शो डेटाबेस की कमांड दोबारा रन करूं तो आप देख सकते हैं कि अब डेमो के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। एक और क्रिएट डेटाबेस की जो कमांड है वो उसमें हम लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि इफ द टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इफ द डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हम लोग यूज़ करें, अगर मैं क्रिएट डेटाबेस डेमो को दोबारा रन करने की कोशिश करूं तो यू कैन सी कि इट थ्रोज एन एरर। लेकिन अगर मैं क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट को डेमो का नाम देकर दोबारा यूज़ करूं तो यू कैन सी के अब वो बेसिकली डेटाबेस क्रिएट नहीं करता। और डेमो अगर मैं डेटाबेसेस को लिस्ट करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि एक और डेमो का डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि वही एग्जिस्टिंग डेमो का डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसने एक और क्रिएट नहीं किया। अब हम लोग एक कमांड देखते हैं जिसमें हम लोग किसी भी डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग डिस्क्राइब डेटाबेस एक्सटेंडेड करके उसके बाद अपने डेटाबेस का नाम डेमो जो इस केस में है वो लिखें तो हमारे पास डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इसमें आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे डेटाबेस का नाम, अगर हमने क्रिएशन के टाइम कोई कमेंट्स रखे हों, HDFS के ऊपर इसकी डिटेल कहाँ पे स्टोर हो रही है, किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया है या जो ओनर है बेसिकली इस डेटाबेस का, और ओनर टाइप जो है वो यूज़र है, और इसके पैरामीटर्स वगैरह अगर हमने क्रिएशन के टाइम पे कोई डिफाइन किए हो तो लेट्स जस्ट क्विकली रन द शो डेटाबेस कमांड अगेन, डेटाबेसेस कमांड अगेन, ताकि हम लोग हमारे पास जो भी डेटाबेसेस हैं उनको लिस्ट कर सकें। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि एक डिफ़ॉल्ट है और एक डेमो डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया। तो लेट्स यूज़ अ कमांड कॉल्ड ड्रॉप डेटाबेस। तो ड्रॉप डेटाबेस डेमो करके जब हम एंटर करते हैं तो ये डेटाबेस अब ड्रॉप हो चुका है, और अगर आप शो डेटाबेसेस करके देखें तो ये लिस्ट में नहीं आएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग एक कमांड देखते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लोग इंटरनल टेबल क्रिएट करेंगे। तो पहले हम लोग शो डेटाबेसेस करते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस है डेमो के नाम से, और हम लोग यूज़ डेमो करेंगे तो हमारे पास डेमो डेटाबेस जो है वो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस हो जाएगा। अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं डेमो के अंदर एम्प्लॉय के नाम से, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास उसकी फील्ड्स हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी एज एन इंटीजर है, फर्स्ट नेम एज स्ट्रिंग है, लास्ट नेम एज स्ट्रिंग है, जेंडर एज स्ट्रिंग है, और सैलरी है उसको हम लोग एज अ फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, और रीजन जो है वो भी एज स्ट्रिंग है। तो ये वो सारी फील्ड्स और उनकी डेटा टाइप्स हैं जो कि हम लोग इस टेबल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कमांड लाइन के ऊपर।
उसके बाद अगर मैं एंटर दबाऊँ तो मुझे क्योंकि मैंने सेमी कॉलन नहीं एंटर किया तो मुझे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जिसमें मैं रो फॉर्मेटेड डेलिमिटेड और फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं शो टेबल्स क्रिएट करूँ की कमांड रन करूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास अब एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं डिस्क्राइब यूज़ करूँ टू डिस्क्राइब द एम्प्लॉय टेबल तो उसमें मैं देख सकता हूँ कि मैंने जो कॉलम्स रखे थे और उनकी जो डेटा टाइप्स रखी थी वो मेरे पास उसकी डिटेल आ जाती है। इन ऑर्डर टू क्विट ये जो हम लोगों का बी लाइन है, तो अगर मैं कॉलन और क्विट को लिख के एंटर करूं तो मैं वापस अपनी रूट डायरेक्टरी पे या अपनी लोकल कमांड लाइन के ऊपर आ चुका हूं। तो इस स्टेज के ऊपर मैं अब एक एक्सटर्नल टेबल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, जिसके लिए मुझे पहले HDFS में एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं हदूप fs -mkdir उसके बाद रूट के ऊपर एक डायरेक्टरी हाइव डायरेक्टरी के नाम से क्रिएट करूंगा। ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी फाइल्स स्टोर करूंगा। तो अगर मैं हदूप ls करके देखूं, हदूप fs -ls रूट को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है हाइव डायरेक्टरी के नाम से। तो लेट्स पुट अ फाइल इन दिस डायरेक्टरी। तो अगर मैं ls करके देखूं तो मेरे पास लोकल रूट के ऊपर एक employees.csv के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है जो कि मैं इस फोल्डर में मूव करना चाहता हूँ। तो I'll use a command call hadoop fs -put, और जो मेरे पास लोकल फाइल है रूट के ऊपर employees.csv उसको मैं पुट करना चाह रहा हूँ अपने HDFS के रूट के ऊपर हाइव डायरेक्टरी के अंदर। तो ये फाइल यहाँ पर मूव हो गई। तो लेट मी डू एन ls अगेन हाइव डायरेक्टरी के अंदर। हाइव डायरेक्टरी का ls को ls करके अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो फाइल अब एग्जिस्ट करती है। तो लेट्स कनेक्ट टू बी लाइन अगेन। तो मैं ये कमांड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो नाउ वी आर कनेक्टेड टू बी लाइन अगेन। हम लोग डेटाबेसेस को की लिस्ट निकालते हैं। हमारे पास डेमो डेटाबेस है, लेट्स यूज डेमो एज आवर डिफॉल्ट डेटाबेस। और अब मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा कि इट्स एन एक्सटर्नल टेबल। पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल का वर्ड पिछली दफ़ा टेबल क्रिएट करते हुए यूज़ नहीं किया था। बाकी टेबल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम रहेगा। और पहले मैं ये फील्ड्स के नाम और उनकी डेटा टाइप्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ वो रो फॉर्मेट है बेसिकली, कि ये रो डेलिमिटेड है बेसिकली। और जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये बता रहा है कि जो फील्ड्स हैं दे टर्मिनेटेड बाय अ कॉमा, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है। और लास्टली जो एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर वो ये है कि जो हमारी जो डायरेक्टरी है या जो हमारी लोकेशन है वो हाइव डायरेक्टरी है HDFS के ऊपर। और यहाँ पर एंड के ऊपर मैंने सेमी कॉलन ऐड कर दिया है। तो इफ़ आई प्रेस एंटर हियर तो ये कमांड रन हो गई। लेट्स यूज अ कमांड कॉल्ड डिस्क्राइब। और अगर मैं फॉर्मेटेड के साथ एम्प्लॉयज लिस्ट जो कि मैंने अभी टेबल क्रिएट किया है उसको रन करूं तो ये मेरे पास एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई इस टेबल के बारे में। और इसमें आप डेटा टाइप में देख सकते हैं कि ये एक एक्सटर्नल टेबल है। हम लोगों ने एक CSV से इस टेबल को क्रिएट किया है। तो लेट्स ऑल्सो रन अ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प लिस्ट, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डेटा भी लोडेड है। और ये वो CSV फाइल है जिसका डेटा हम लोगों ने इस टेबल के अंदर लोड किया है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। लेट्स लोड सम डेटा इनटू आवर एम्प्लॉय टेबल। जो हमने पहले क्रिएट किया था वो क्योंकि एम्प्टी है तो लेट्स यूज अ कमांड कॉल लोड डेटा लोकल, क्योंकि हम अपने लोकल सिस्टम से उसको यूज करेंगे। और हम इन पाथ जो दे रहे हैं वो हमारा रूट के ऊपर जो employees.csv फाइल पड़ी हुई है उसका हम पाथ दे रहे हैं। और वी आर सेइंग कि लोड इनटू टेबल demo.employee और एंड के ऊपर कॉलन। और व्हेन आई प्रेस एंटर तो बेसिकली ये अब मेरे लोकल सिस्टम से एक CSV से डेटा इसके अंदर लोड कर लेगा।
तो इफ़ आई नाउ शो यू टेबल्स, तो मेरे पास अब दो टेबल्स हैं। इसमें जो एम्प्लिस्ट है वो एक्सप्लिसिटली एक्सटर्नल टेबल है और एम्प्लॉय जो है वो इंटरनल टेबल है, और दोनों के अंदर सेम डेटा लोड हो चुका है। तो लेट्स डू अ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय जस्ट टू सी कि इसके अंदर डेटा सही से लोड हुआ है। तो एज यू कैन सी तो इसके अंदर भी वही डेटा लोड हो चुका है। अब मैं इसके बाद इसको ट्रंकेट करूंगा। तो लेट्स ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय कॉलन, और इफ आई डू सिलेक्ट ऑल अगेन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल जो है ये एम्प्टी है। बट इफ आई ट्राई टू डू ट्रंकेट ऑन एम्प लिस्ट, जो कि मेरा एक्सटर्नल टेबल है, तो लेट्स सी कि क्या होता है अगर मैं इसको ट्रंकेट करने की कोशिश करूं। तो ये मुझे एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि बेसिकली इट्स अ नॉन मैनेज टेबल। तो इसको ट्रंकेट करने का तरीका ये है कि मुझे इस टेबल को पहले ऑल्टर करना पड़ेगा, जिसमें मैं बेसिकली ऑल्टर करूंगा टेबल का नाम दूंगा, और उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू चेंज करूंगा बाय यूजिंग सेट टेबल प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटर्नल की है और उसको मैं फॉल्स कर दूंगा। तो लेट मी कॉपी दिस कमांड, पेस्ट इट इन कमांड लाइन, प्रेस एंटर। तो अब ये बेसिकली एक्सटर्नल टेबल नहीं रहा। तो ये चेक करने के लिए हम लोग डिस्क्राइब की कमांड दोबारा रन करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो टेबल टाइप है वो मैनेज टेबल है। बेसिकली पहले ये एक्सटर्नल टेबल था, अब ये मैनेज टेबल हो गया है। तो अब अगर मैं एम्प लिस्ट की टेबल को ट्रंकेट करूं तो अब ये ट्रंकेट हो गया है। और मैं अगर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प लिस्ट करूं तो हम लोग कंफर्म भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं रह गया। और टू चेंज इट बैक टू एन एक्सटर्नल टेबल, तो मैं दोबारा ऑल्टर करके और जो प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल की उसको ट्रू कर देता हूँ दोबारा, तो हेंस इट बिकम्स एन एक्सटर्नल टेबल अगेन। तो अगर मैं डिस्क्राइब दोबारा रन करूं तो आप देख सकते हैं कि अब ये एक एक्सटर्नल टेबल दोबारा बन चुका है। लास्टली हम लोग ड्रॉप टेबल्स देखते हैं। पहले मैं जो मेरे पास टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं मैं उन दोनों टेबल्स को ड्रॉप कर दूंगा। तो लेट मी ड्रॉप एम्प लिस्ट फर्स्ट, एंड देन I'll ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल। अब मैं हाइव में से अगर मैं शो टेबल्स करके देखूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे अब कोई टेबल्स बाकी नहीं रहे। तो लेट मी क्विकली क्विट आउट ऑफ हाइव, और मैं वापस अपनी कमांड लाइन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक कमांड रन करूँगा हदूप एफएस की, जस्ट टू सी कि मेरे पास रूट के ऊपर HDFS के रूट के ऊपर क्या कुछ मौजूद है। तो मेरे पास हाइव डायरेक्टरी अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड हाइव डायरेक्टरी। तो एज यू कैन सी कि ये डायरेक्टरी एम्प्टी है। तो हम लोगों ने कुछ देर पहले जो पुट की कमांड यूज की थी, लेट मी यूज दैट पुट कमांड अगेन, और मैं employees.csv का जो फाइल है वो इस वाली डायरेक्टरी में दोबारा पुट करता हूँ। तो बेसिकली आई यूज द कमांड कॉल्ड hadoop fs minus put, hadoop fs minus put, और जो मेरी लोकल डायरेक्टरी है रूट के ऊपर जो मेरी employees.csv की फाइल है, और डेस्टिनेशन जो है मेरी HDFS के ऊपर वो रूट के ऊपर हाइव डायरेक्टरी। तो अब अगर मैं hadoop ls करके हाइव डायरेक्टरी की लिस्टिंग निकालूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर employees.csv की फाइल अब एग्जिस्ट करती है। तो लेट्स ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेबल, और जब हम इनको ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। तो लेट मी लॉग बैक इनटू बीलाइन अगेन। तो मैंने ये कमांड कॉपी की, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, तो आई एम बैक इनटू बीलाइन। लेट मी क्रिएट एन एक्सटर्नल टेबल फर्स्ट, और जिसका मैं नाम रखूंगा एम्पलिस्ट, और इसके लिए जो डेटा है वो हाइव डायरेक्टरी में जो मैंने अभी employees.csv की फाइल रखी है वहां से आएगा। लेट मी क्रिएट अनदर टेबल जिसको मैंने एक्सटर्नल टेबल की पैरामीटर्स नहीं दिए, और उसके लिए भी वही डेटा यूज होगा जो कि हम लोगों ने एम्प लिस्ट के लिए यूज किया है, और इस टेबल का नाम मैं रखूंगा एम्प्लॉय। तो लेट मी लिस्ट डाउन ऑल द टेबल्स दैट वी हैव।
Let's use the command called show tables. And as you can see हमारे पास दो tables हैं. Emplist is an external table, employee is an internal table. तो now let's drop emplist first. इसके लिए मैं command use करूँगा drop table emplist and column. तो अब बेसिकली मैंने emplist का टेबल ड्रॉप कर लिया है. You can also confirm by using show tables. तो as you can see कि इसमें अब emplist का टेबल जो है वो लिस्ट नहीं हो रहा. Let me quit out of Hive quickly और मैं आपको Hive डायरेक्टरी जो हमारे पास Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड HDFS के ऊपर पड़ी हुई है उसके कंटेंट्स एक दफ़ा दोबारा लिस्ट करके दिखाता हूँ. तो यू कैन सी कि employees.csv फाइल इसमें स्टिल एग्जिस्ट करती है और Hive की डायरेक्टरी भी एग्जिस्ट करती है. तो लेट्स गो बैक इनटू Beeline. Let's show our tables again. तो एम्प्लॉई जो कि एक इंटरनल टेबल है वो अभी स्टिल एग्जिस्ट करता है. तो नाउ लेट्स ड्रॉप द एम्प्लॉई टेबल एंड कीप इन माइंड कि ये एम्प्लॉई टेबल क्रिएट करते वक्त हम लोगों ने जो डेटा यूज़ किया था वो वही था जो Hive डायरेक्टरी में employees.csv फाइल पड़ी हुई है. तो नाउ लेट्स शो आवर टेबल्स अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि ये टेबल डिलीट ड्रॉप हो चुका है. तो दैट टेबल इज ऑब्वियसली ड्रॉप. लेट्स क्विट आउट ऑफ Hive. और अब अगर मैं HDFS करके ls करके अपनी रूट डायरेक्टरी जो है HDFS की उसकी लिस्टिंग निकालूं तो यू कैन सी कि बाय ड्रॉपिंग इंटरनल टेबल उसके साथ जो एसोसिएटेड डेटा था वो भी डिलीट हो चुका है. तो जैसा कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखा तो इंटरनल टेबल और एक्सटर्नल टेबल जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है विद इन Hive. तो हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं. तो जो इंटरनल टेबल होता है वो बेसिकली अपने ही डेटा वेयरहाउस की डायरेक्टरी HDFS के अंदर डेटा को भी स्टोर करता है, यानी कि डेटा को वो वहाँ पे मूव कर देता है. लेकिन एक्सटर्नल टेबल जब क्रिएट हो रहा होता है तो जहाँ पर HDFS में हम लोगों ने रेफरेंस दिया होता है कि यहाँ से डेटा लेना है, डेटा वहीं पर रिजाइड करता है और HiveQL के डेटाबेस के अपने HDFS टेबल के अंदर वो डेटा वेयरहाउस की टेबल के डायरेक्टरी के अंदर वो डेटा मूव नहीं होता. तो इसी के नतीजे में जब हम लोग ड्रॉप करते हैं एक इंटरनल टेबल तो उसका मेटा डेटा भी डिलीट हो जाता है और उसका जो अपना डेटा होता है बैकएंड के ऊपर वो भी डिलीट हो जाता है. एक्सटर्नल टेबल ड्रॉप करने के रिजल्ट में सिर्फ टेबल का मेटा डेटा डिलीट होता है. एक्चुअल डेटा जो है वो HDFS के ऊपर जहाँ से भी लिया जाता है वहीं पे मेंटेन रहता है. इसी चीज़ को देखते हुए इंटरनल टेबल को जब ट्रंकेट किया जाता है तो वो ट्रंकेट हो जाता है. एक्सटर्नल टेबल को ट्रंकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो Hive मैनेज नहीं कर रहा होता. Hive उसका सिर्फ मेटा डेटा बेसिकली मैनेज कर रहा होता है. इंटरनल टेबल्स जो हैं वो एसिड ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर सकते हैं और जो एक्सटर्नल टेबल्स हैं वो एसिड ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करते. इंटरनल टेबल्स जो हैं वो क्वेरी रिजल्ट्स की कैशिंग कर सकते हैं. अगर आप कोई डेटा बार बार क्वेरी कर रहे हैं तो क्वेरी रिजल्ट्स को कैश किया जा सकता है. लेकिन एक्सटर्नल टेबल्स जो हैं वो क्वेरी रिजल्ट्स को कैश नहीं करते. तो इस वीडियो में इतना ही. ये इस कोर्स की फाइनल वीडियो थी. उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कोर्स में से बहुत कुछ सीखा होगा और इस नॉलेज को बेस बना के आप आगे भी इसके ऊपर बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि बिग डेटा इकोसिस्टम बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें नई टेक्नोलॉजीज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही हैं. तो इस कोर्स को बेसिस बनाइए और इसके ऊपर अपनी लर्निंग को एनहांस कीजिए. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.